हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए इनिशिएटिव एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें हम अभी क्लास 12th का जो सेकंड बुक है इंडियाज पीपल एंड इकोनॉमी उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम उसका चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी माइन्यूट टॉपिक्स हैं जो हमें बात करनी है, और ये वीडियो रिविजन पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि आपका क्विक रिविजन हो सके। तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन भी कीजिए। तो आइए सीखते हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 3 और लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इसका जो है टाइटल। अब बात उठती है सबसे पहले रिसोर्स की। ठीक है। तो रिसोर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज हमारे यूटिलिटी के लिए हो या जिसका भी हमारे जीवन में कोई फंक्शन हो, राइट, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। तो आप देखेंगे लैंड जो है वो सारे रिसोर्सेज का क्या है, बेस है। इसीलिए इसको रिसोर्स बेस भी कहते हैं। कई बार लैंड को क्या कहते हैं, रिसोर्स बेस भी कहते हैं। तो अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड है, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है जिसको हम लैंड यूज कहते हैं। तो इंसान ने अपने लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंड यूज बना रखे हैं अपने कल्चर्स के थ्रू। तो आप देखेंगे स्कूल, रोड्स, ट्रैवलिंग के लिए पार्क से लेके सारा चीज जो हमने बनाया, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग से लेके सारा चीज बनाया, राइट, ये सारा कहाँ बना, लैंड के ऊपर बना। एग्रीकल्चर कहाँ होता है, लैंड के ऊपर होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बेस है हमारे लिए। अब बात उठती है कि यहाँ लैंड यूज कैटेगरीज दिया गया है। अब लैंड यूज कैटेगरीज करने की क्या जरूरत है? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा समझना कि हम जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहां से टैक्स कलेक्ट होता है हमारा, तो उसमें लैंड रिकॉर्ड्स होता है हमारा, राइट। तो उसमें लैंड यूज आइडेंटिफाइड होता है कि ये जो फलाना पीस ऑफ लैंड है उसमें क्या यूसेज हो रहा है, क्या वो एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, राइट। तो ये चीज उसमें डिमार्केटेड होता है, इसीलिए हमारे पास लैंड यूज कैटेगरी है। तो आप जब लैंड रिकॉर्ड्स वाला डेटा देखेंगे कभी तो आपको समझ आएगा। तो लैंड यूज रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन होता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है रिपोर्टिंग एरिया और एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो रिपोर्टिंग एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया जब हम बात करते हैं तो ये दोनों सेम चीज नहीं होता, राइट। तो अभी मैं बताता हूं कि ये कैसे अलग है, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है ज्योग्राफिकल एरिया को मेजर करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिमार्केट करने के लिए, राइट। तो अब सर्वे ऑफ इंडिया के बाद जब आप उसका फाइल देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो समझ में आएगा कि इसका जो मैप है उसमें कितने तरीके की लैंड यूजेस और क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा गया है कि फॉर्मर यानी कि रिपोर्टिंग एरिया जो होता है वो चेंज करता है। अब चेंज कैसे करता है? डिपेंडिंग ऑन एस्टिमेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो ये लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के एस्टिमेट के आधार पे होता है, तो ये बदल सकता है। लेकिन अगर आप देखिए लेटर की जो बात की गई है यानी ज्योग्राफिकल एरिया की जो बात की गई है वो नहीं बदलेगा, वो फिक्स होता है एज पर सर्वे ऑफ इंडिया के मेजरमेंट के आधार पे। तो ये दोनों चीज एक लाइन में दे दिया गया, बट ध्यान रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया। अब बात उठता है कि लैंड यूज कैटेगरीज कैसे डिमार्केट किया गया है, थोड़ा देखें कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे तो सबसे पहला कैटेगरी है फॉरेस्ट का कैटेगरी। अब इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिन लाइन है कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर जो है और एरिया डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, ये दोनों दो चीजें हैं। अब ये कैसे अंतर है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है ऐसे एरियाज का जहां पे फॉरेस्ट का ग्रोथ हो सकता है, पोटेंशियल है, उसको वो क्या करती है, फॉरेस्ट एरिया के अंडर डेफिनेशन में डाल देती है। लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर हो सकता है वो उससे कम हो, राइट, फ्यूचर में वहां फॉरेस्ट उगाया जा सके, उसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि यहां पे सिर्फ फॉरेस्ट्री ही होगी। तो इसीलिए एक्चुअल में और डिमार्केशन में फर्क होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। हम लोग नॉर्मली किसी भी जमीन को ना बंजर भूमि बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। तो लैंड विच में बी क्लासिफाइड एज wasteland, right, या barren hilly terrains या desert and ravines normally cannot be brought under cultivation.
मतलब आपके पास उस समय पे जितना भी टेक्नोलॉजी है, उसको लगा के आप उसको अगर कल्टीवेबल नहीं बना सकते, तभी उसको बैरन बोलेंगे या वेस्ट बोलेंगे, राइट। वैसे अगर देखिए नेचुरली इकोलॉजी में कोई चीज वेस्ट तो होता नहीं। ये वेस्ट का पूरा जो कॉन्सेप्ट ही है ना, वो ह्यूमन सेंटर्ड कॉन्सेप्ट है। नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, राइट। इसीलिए देखेंगे ये लैंड कवर नहीं है, लैंड यूज कैटेगरी है जो हमने बनाई है, राइट। अब देखिए लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज। तो नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज में रूरल अर्बन में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कैनाल इंडस्ट्री शॉप्स और जितने भी आप समझ सकते हैं, ये सारा चीज है। अभी अब दूसरे एक्टिविटीज हो रही हैं, टर्शरी एक्टिविटीज हो रही हैं, कहीं पे मॉल बन रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये सारा का सारा नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज में आ गया। फिर है फोर्थ कैटेगरी, एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब जिसको डिमार्केट कर दिया गया पंचायत स्तर पे कि ये जो है आपको पैस्चर लैंड के लिए दिया जाता है, राइट, जिसको आप लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, सीपीआर कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो चीज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर आप गांव जाएंगे और वहां पटवारी से अगर आप देखेंगे, पूछेंगे कि कौन सा जमीन जो है वो आम जमीन है और कौन सा खास जमीन है, तो इसमें बहुत डिफरेंशिएट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे पंचायत स्तर पे आप देखेंगे कुछ डिमार्केटेड होता है लैंड कॉमन प्रॉपर्टी, जिसमें ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट की होती है या पब्लिक, होल पब्लिक का होता है, पब्लिक ओनरशिप हो गया, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, किसी एक इंसान का नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, ग्रेज कराने ले जाइए कैटल को, कई बार वहां पे गांव में मेले लगाए जाते हैं, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रोव्स। अब ये नेट सोन एरिया में नहीं आता, राइट, ये ऑर्चर्ड्स के लिए आता है जहां पे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लगाए जाते हैं, राइट। और बहुत सारा इसमें लैंड आप देखेंगे प्राइवेटली ओन्ड है। अब बात करते हैं सिक्स्थ कैटेगरी की, कल्चरेबल वेस्ट लैंड की। नाम ही है कल्चरेबल है लेकिन वेस्ट है, मतलब क्या, कि इसको आप कल्टीवेशन के अंदर ला सकते हैं। फिलहाल तो ये वेस्ट है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, राइट, इसीलिए इसको कल्चरेबल वेस्ट कहते हैं। फिर आता है करंट फैलो, सेवेंथ कैटेगरी। करंट फैलो मतलब फैलोइंग क्या प्रोसेस है, जमीन को छोड़ दिया जाता है। एक कल्चरल प्रैक्टिस है कि कुछ साल के लिए जमीन को छोड़ देते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, ताकि वो रिसरेक्ट कर जाए, उसका मिनरल मैटर और सारा चीजें ठीक हो जाए, फिर आप उस पर कल्टीवेशन करते हैं, तो लैंड फैलो हो गया ये, राइट। अब बात करते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो। अब ये जो फैलो है, ये करंट फैलो यानी साल भर जिसको आपने छोड़ा उससे अलग है। ये कैसे है, कुछ जमीन को ऐसे छोड़ दिया जाता है, लगभग 5 साल के लिए भी कई बार छोड़ देते हैं, तो इसको कई बार हम कल्चरेबल वेस्ट कैटेगरी में भी डाल देते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेट सोन एरिया की, या नेट एरिया सोन यहां बात की गई है। ये फिजिकल एक्सटेंट है उस लैंड का जहां पे क्रॉप को सो किया गया है, राइट। तो ये टोटल एग्रीकल्चरल एरिया है और इसमें से नेट सोन एरिया हो सकता है सिर्फ इतना हो, राइट, यही है नेट सोन एरिया। तो टोटल एग्रीकल्चरल एरिया और नेट सोन एरिया में इतना फर्क है कि ये उतना ही एरिया होगा जितने में आपने बीज डाला है और वहां से हार्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा एग्रीकल्चरल एरिया को नहीं काउंट करेंगे इसमें, राइट। और अब बात करते हैं लैंड यूज चेंज इन इंडिया की, राइट। तो आप देखेंगे कि हमारी आजादी के बाद से जितना हमने तरक्की किया, एग्रीकल्चर से लेके ग्रीन रिवोल्यूशन से लेके सिल्वर रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, और अभी हम जिस प्रोसेस में है वहां पे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं इंडिया के लिए अगर देखिए तो अब क्या सिचुएशन हो गया है, लैंड यूज बहुत तेजी से बदल रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड यूज जो था अब वो कन्वर्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में और नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज में। तो ये चेंज जो है वो लार्जली किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी से, राइट। हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर जैसे जैसे बदलेगा, तो हमारा जो है लैंड यूज कैटेगरी भी बदल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट एन इकोनॉमी अंडरगोस, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले साइज ऑफ इकोनॉमी में बदलाव आता है। इसको आप कैसे देखते हैं, तो मेजर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप देखेंगे जीडीपी की बात करते हैं, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका साइज ऑफ इकोनॉमी कितना है। आपने न्यूज में सुना होगा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, चाइना का $14 ट्रिलियन हो चुका है। तो ये सब बातें हैं, मतलब साइज ऑफ इकोनॉमी, कितना बड़ा इकोनॉमी है, कितना बड़ा पॉपुलेशन है, और उसमें इनकम लेवल्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी कैसा है, एसोसिएटेड फैक्टर्स कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकेंडली द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी, कि ये कैसा कंपोजिशन है आपका, इसमें कौन से सेक्टर्स डोमिनेट करते हैं, ज्यादा प्राइमरी है या ज्यादा सेकेंडरी है या ज्यादा टर्शियरी है, किस तरह का आपका सेक्टर है। तो इंडिया में अभी भी आप देखिए कैसा है, हमारा एग्रीरियन डोमिनेटेड है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ज्यादा बड़ा है अभी भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो हम देखते हैं अभी भी इंडिया एग्रीरियन इकोनॉमी है 50% से ज्यादा, और नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज जो है वो यहाँ पे कम है। तो ये चीजें हो गई। अब तीसरा फैक्टर क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिड्यूसेस ओवर टाइम एंड प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी डज नॉट डिक्लाइन।
अब इसका क्या कारण है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ एग्रीकल्चर का, लेकिन प्रेशर ऑन लैंड जो है वो डिक्लाइन नहीं कर रहा, मतलब क्या है आपका। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज आप देखेंगे पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, जमीन फिक्स्ड है, राइट, तो क्या होगा, प्रेशर ही बढ़ेगा, कम जमीन में आपको ज्यादा उत्पादन करना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखिए डिक्लाइन इन द सेक्टर्स इन जीडीपी आपको देखने को मिलता है कॉमनली एग्रीकल्चर में। और नंबर ऑफ पीपल दैट इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो मेन रीजन इसका पॉपुलेशन है जो आप इसको देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे डेटा भी दिया गया है 50-51 से 14-15 तक कितना चेंज आया। तो आप देखिए फॉरेस्ट में कितना आया, तो पहले 17 था, अब 23.3 दिख रहा है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज पहले 3.2 था, अब यहाँ जंप हो गया, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ रहा है। फिर बैरन और अनकल्चरेबल जो था वो उसमें घटा है, मतलब हमने रिक्लेम किया है लैंड को, यूज के अंदर लाया है टेक्नोलॉजी यूज करके। फिर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। फर्दर एरिया अंडर आप देखिए ट्री क्रॉप्स वो पहले से घट गया है, राइट, तो ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स घटा है जो एक कंसर्न है। कल्चरेबल वेस्ट जो है वो भी घट गया है, राइट, तो कुछ लैंड जो है वो अनकल्चरेबल ही हो गया है, पूरा बैरन हो गया है, खराब हो गया है, डिग्रेडेड हो गया है। तो ये कैटेगरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। अब 6.1 से 3.6 कहाँ गया, फैलो अंडर अदर देन द करंट फैलो। तो ये फैलोइंग जो है वो कमा है, मतलब अब हम जमीन को समय नहीं दे रहे हैं, उस पर क्रॉप्स लेते ही जा रहे हैं बिकॉज प्रेशर इतना है लैंड के ऊपर, राइट। करंट फैलो जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिखा आपको। और नेट सोन एरिया अगर आप देखेंगे तो बढ़ गया है, क्योंकि अब पॉपुलेशन प्रेशर है आपके पास, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ग्राफ से ही समझ में आ जाती हैं, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो इसमें देखिए इंडिया हैज अंडरगॉन मेजर चेंजेस विद इकोनॉमी चेंजिंग फ्रॉम 50-51 टू 2014-15। अब इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है द परसेंटेजेस शोन इन द फिगर हैव बीन डिराइव्ड विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एरिया, राइट, रिपोर्टिंग एरिया की बात हमने की, नॉट ज्योग्राफिकल एरिया। और सिंस इवन रिपोर्टिंग एरिया हैज बीन रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर द इयर्स, डिक्लाइन इन वन कैटेगरी यूजुअली लीड्स टू इंक्रीज इन सम ऑफ द अदर कैटेगरी। मतलब अगर किसी एक कैटेगरी में डिक्लाइन हुआ और रिपोर्टिंग एरिया सेम है तो दूसरे कैटेगरी में कहीं बढ़ा, यानी कन्वर्ट हो रहा है, एक लैंड यूज जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। एग्रीकल्चर वाला जमीन था, अब वहां इंडस्ट्री लगा दी गई। तो ये चीज यहाँ पे कॉमनली बता दिया गया है। अब देखिए 4 कैटेगरीज हैव अंडरगॉन इंक्रीज while 4 have registered declines। तो क्या है, शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस, करंट फैलो लैंड्स एंड नेट सोन एरिया हैव शोन इंक्रीज। लेकिन कौन सी चीजें ऑब्जर्वेशन में यहां पे है, देखिए रेट ऑफ इंक्रीज इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज। तो हमारा इंडस्ट्री बढ़ा, हमारे तरक्की हुआ सर्विस सेक्टर्स में, तो ये चीजें आप देखेंगे इसमें नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज में। फिर इंक्रीज इन शेयर अंडर फॉरेस्ट हैज एक्सप्लेन बिफोर कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय इंक्रीज इन डिमार्केटेड एरिया। तो डिमार्केट कर दिया गया, हो सकता है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर उतना नहीं बढ़ा, राइट। इंक्रीज इन करंट फैलो कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ओनली 2 पॉइंट्स। ट्रेंड ऑफ करंट फैलो फ्लक्चुएट्स, ये यहाँ पे है जो फ्लक्चुएट करता है ओवर द इयर्स, और ये रेनफॉल और क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर, साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंक्रीज इन नेट सोन एरिया इज अ रीसेंट फिनोमेना, राइट। कल्चरेबल वेस्ट लैंड को हम क्या कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेते आ रहे हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब 4 ऐसी कैटेगरीज जिनका डिक्लाइन हुआ, तो बैरन एंड वेस्ट लाइन डिक्लाइन हुआ, यानी अब वो बैरन एंड वेस्ट जो है यूज में आ गया, कल्चरेबल वेस्ट जो है यूज में आ गया, एरिया अंडर पैस्चर्स जो है वो घट गया। तो आप पैस्चर लैंड घटने का मतलब लाइव स्टॉक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल चारा तो है नहीं, तो आपको फिर चारा उनको खिलाना पड़ेगा, उनके लिए क्रॉप्स उगाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गया पैस्चर्स वाला। और ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड्स भी घटा है, राइट। तो ये सारा चीज है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रेशर ऑन लैंड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, तो वेस्ट लैंड जो है कन्वर्ट हो गया। डिक्लाइन इन लैंड पास्चर्स, तो आप देखिए एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट हो रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये सारा कारण यहाँ पे दे दिया गया है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वहां पे पहले पैराग्राफ में, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, सीपीआरस। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ऐसा लैंड है जो आम जमीन है कम्युनिटी के यूज के लिए, तो यहाँ कम्युनिटी बहुत मैटर करती है, राइट, इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते इसमें। तो यहाँ पे फॉडर, फ्यूल, फ्रूट्स, राइट, 3F कह सकते हैं आप इसको, फ्यूल, फॉडर एंड फ्रूट्स अगर आप देखें तो, राइट, नट्स, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट, इन सब के लिए आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो है ध्यान रखना है कि आपकी ही जमीन है, यानी कम्युनिटी ओन्ड है, तो आपको ही मेंटेन करना है, ऐसा बहुत जगह आप देखेंगे। तो लाइवलीहुड जो है मार्जिनल फार्मर्स का और वीकर सेक्शन का, ये सीपीआर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास खुद की जमीन तो नहीं है, तो कहाँ जाएंगे वो। तो सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाओं के लिए भी खास करके, जो फ्यूल एंड फॉडर कलेक्ट करती हैं, राइट, रूरल एरियाज में आप देखेंगे तो। तो CPRs can be defined as communities and natural resource,
ये देखिए कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स, ये एक लाइन में दे दिया गया है। अब ये पूछ देगा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स यूसेज, या इस तरीके से। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। अब कम्युनिटी फॉरेस्ट हो, पैस्चर लैंड हो, विलेज वाटर बॉडी हो, अदर पब्लिक स्पेसेस हो, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके गांवों में हमारे, राइट। अब एग्रीकल्चरल लैंड यूज पे आ जाते हैं इंडिया में। तो एग्रीकल्चरल लैंड यूज जो है इंडिया में, आप देखेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला चीज देखिए, एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी, ये आप जानते हैं, सेकेंडरी हो टर्शरी एक्टिविटी उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लैंड का एक्सेस किसके पास है। सो लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास जमीन ही नहीं है, तो पहला ही चीज खत्म हो गया, आप एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे। तो ये पोवर्टी का सबसे बड़ा रीजन है रूरल एरियाज में। अब आइए क्वालिटी ऑफ लैंड, हो सकता है आपके पास एक जमीन हो, लेकिन उसका क्वालिटी लैंड यूज कैटेगरी में कहाँ आता है, वो क्या वो कल्चरेबल वेस्ट है। अगर कल्चरेबल वेस्ट है तो फिर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लैंड होते हुए भी आप एग्रीकल्चर करेंगे, ये डिपेंड करेगा कौन से कैटेगरी का लैंड है आपके पास। फिर रूरल एरियाज में आप देखिए लैंड ओनरशिप, सोशल वैल्यू, सारा चीज, सोशल क्रेडिट, ये सब चीजें, नेचुरल हैजार्ड्स, कंटिजेंसी, ये सब चीजें, सोशल स्टेटस बहुत मैटर करने लगा है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्सेज कैन बी अराइव्ड बाय एडिंग अप नेट सोन एरिया, ऑल फैलो लैंड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये तीनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एस्टिमेशन, राइट। यही चीजें यहां दी गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड 8 था, यहाँ 4 हो गया, राइट। अब देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेबल एरिया 13.4 था, टोटल कल्टिवेबल एरिया गिर गया। तो ये जो चीजें हैं, डेटा में ऐसे नंबर अपने आप में नहीं बोलता, ये आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कारणों के साथ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि स्कोप है हमारे यहाँ नेट जोन एरिया में बढ़ावा के लिए कि नहीं। तो उसमें देखेंगे तो बहुत अर्जेंट नीड है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, राइट। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो दो हेड्स में इसको क्लासिफाई किया। ऐसे टेक्नोलॉजी विच रेज द यील्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया, माने एक यूनिट एरिया में पहले आप 5 किलो उगाते थे, अब आपको 25 किलो मिलेगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी लगेगा, तो पहला चीज। दूसरा, दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर वन एग्रीकल्चर ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी। अब क्या करेंगे आप, या तो एक टेक्नोलॉजी लगा के आप 5 का 25 कर लीजिए, या तो मल्टीपल क्रॉप कर लीजिए और उसके अंदर आप क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉप लेके आप देखेंगे टोटल आपका जो है ग्रोथ हो गया, और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे आप, राइट। तो इंटेंस क्रॉपिंग करेंगे, गैप्स नहीं देंगे, राइट। तो ये भी खतरा है वैसे, लेकिन ये किया जा रहा है। तो आप देखिए क्रॉप इंटेंसिटी का जो कैलकुलेशन है उसका एक फॉर्मूला यहाँ दे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, राइट। तो क्या है यहाँ पे, GCA ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट सोन एरिया इनटू 100, ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। GCA क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट सोन एरिया इनटू 100, ये आप देख सकते हैं। अब आता है क्रॉपिंग सीजन्स की बात। तो इंडिया जो है हमारा कंट्री, आप जानते हैं हमने क्लाइमेट पहले भी डिस्कस किया कि क्रॉपिंग सीजन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानसून डोमिनेटेड है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप देखिए क्रॉपिंग सीजन्स 3 मेजर सीजन्स में डिवाइडेड है। वैसे ये सीजन हर जगह वैलिड नहीं है, जैसे ट्रांस हिमालयन रीजन में मानसून का कोई स्कोप ही नहीं है, तो वहां के लिए नहीं है। लेकिन मानसून जहां जहां इंडिया में जाती है वहां पे लार्जली आपको ये क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलेगा। तो खरीफ है जून टू सितंबर, राइट। तो इसमें राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर। और सदर्न स्टेट्स में आप देखेंगे राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट, ये डिफरेंस है। रबी में अक्टूबर टू मार्च वाला सीजन है, इसमें वीट डोमिनेटेड है, फिर ग्राम, रेप सीड्स, मस्टर्ड, बार्ली। और सदर्न स्टेट्स में राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट, ज्वार। तो अब देखिए कितना डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सदर्न स्टेट्स में, राइट। वो ज्यादा ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं तो उनमें बहुत फर्क नहीं है, लेकिन नॉर्थ में फर्क पड़ता है। फिर जायद सीजन जो है शॉर्ट सीजन, समर सीजन, तो यहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फॉडर, और यहाँ राइस, वेजिटेबल्स और फॉडर। ये डिफरेंस है, ये आपको डेटा में समझ में आ गया। अब बात उठती है यहाँ पे कि इरिगेशन की स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, राइट। तो एक को बोलते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन। अब ये प्रोडक्टिव इरिगेशन क्या है, तो देखिए इसको, प्रोडक्टिव इरिगेशन वो इरिगेशन है जो प्रोवाइड करता है सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर और हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या है, तो यहां पे दिया गया है ऐसा इरिगेशन जो कि प्रोटेक्ट करे एडवर्स कंडीशन में जाने से सॉइल को, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव इरिगेशन। तो मॉइस्चर डिफिशियंसी से जो आपको बचाए, राइट, वो है प्रोटेक्टिव। लेकिन आपका यील्ड को जो बढ़ाए वो है प्रोडक्टिव। तो दोनों इरिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और अब आप जानते हैं ज्यादातर हमारा फार्मिंग रेनफेड है, राइट। तो ड्राईलैंड फार्मिंग अब इंट्रोड्यूस हुआ, वेटलैंड फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें देखिए क्रॉप्स के नेम्स दिए गए हैं। रीजन्स ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, कहाँ पे? रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, राइट, ग्वार, ये सब फॉडर क्रॉप्स हैं। वेटलैंड फार्मिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एरिया में जहाँ पे वाटर लॉगिंग एरिया है वहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग हो रही है। ऐसे इंटेंसिव क्रॉप कर रहे हैं जैसे राइस है, जूट है, शुगर केन है, राइट, एक्वाकल्चर के थ्रू किया जा रहा है। तो ये सब चीजें आई। अब फूड ग्रेन्स में देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। ये 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया है, 75% है, आप देखेंगे कंट्री का ये, राइट। फूड ग्रेन्स डोमिनेंट क्रॉप है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन के आधार पे फूड ग्रेन्स का क्लासिफिकेशन देखिए, सीरियल्स एंड पल्सेस। तो चलिए पहले सीरियल्स को समझते हैं। अब सीरियल्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया जो है हमारा सीरियल्स है, राइट। और हमारा कंट्री जो है 11% सीरियल प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का। और टॉप रैंकिंग जो है चाइना एंड यूएसए है, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है सीरियल प्रोडक्शन में। जैसे कि फाइन ग्रेन्स है राइस एंड व्हीट, और जवार, बाजरा, मेज, रागी, ये सब है जो आपका कोर्स ग्रेन है। अब बात उठती है यहाँ पे नेक्स्ट में राइस की। सीरियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइस, मॉनसून एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप, राइट। तो इसमें आप देखिए 3,000 से ज्यादा वैरायटी है और हमारा इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है। तो आप देखिए राइट फ्रॉम 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड इन ह्यूमिड सब ईस्टर्न इंडिया से लेके ड्राई एरियाज तक में आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ राइस होता है। यूपी से लेके हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, और इसमें अलग अलग राइस के वैरायटी उगाई जाती है एज पर द मॉइस्चर अवेलेबल। अब जैसे वेस्ट बंगाल में देखिए 3 क्रॉप ऑफ राइस है, जैसे औस है, अमन है, बोरो है, राइट। ये सब खरीफ क्रॉप है मानसून सीजन वाला। अब 22.7% ऑफ वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन जो है वो इंडिया देता है, और ये चाइना से सेकंड में है। ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात भी थोड़ी सी कर दी गई है कि इसमें पहले जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, इनको बहुत फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, और अब यहाँ देखेंगे आप राइस मैप ऑफ इंडिया। अब ये मैपिंग अगर आप करके समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मानसून का पैटर्न अगर आपको याद है तो एक तो ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, एक ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वाला, और ये वाला जो मेजोरिटी एरिया है ये पूरा राइस डोमिनेटेड है। अब जहां पे राइस नहीं है, ओबियसली वहां क्या होगा? तो दूसरा सब्सिडियरी क्रॉप होगा, तो वीट होगा, और उसके साथ वाले क्रॉप्स होंगे। तो ये सब मेजर एंड माइनर एरिया दे दिया गया है। वीट जो है वो ज्यादातर टेम्परेट क्रॉप में आता है, और इंडिया जो है वो 12.8% प्रोड्यूस करता है वीट। अब ये रबी सीजन का पार्ट है, और 85% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया जो है वो आप देखेंगे सेंट्रल रीजन्स में है। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन, मालवा प्लेट्यू, हिमालयन रीजन, राइट, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कॉमनली। और 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्रीज अंडर वीट कल्टीवेशन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ये आपको वैसे भी समझ में आ जाता है। और द स्टेट्स लाइक एमपी, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर ग्रो व्हीट अंडर रेन फेड कंडीशंस। इसका ईल्ड थोड़ा कम है, राइट। अब बात करते हैं जवार की, जो कि कोर्स सीरियल्स में आता है। ऑन ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था 2023 को। तो मिलेट्स जो है कोर्स सीरियल्स की बात हम करते हैं तो जवार, सरगम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ जवार आर कर्नाटका, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आज फर्दर आप देखिए यहाँ पे बाजरा का, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। हार्डी क्रॉप है, ड्राई एरियाज में हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए बाजरा जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और हरियाणा में है। ईल्ड ऑफ क्रॉप जो है वो इंक्रीज हुआ है कुछ रिसेंट ईयर्स में, ध्यान दिया गया है इस पे। तो हरियाणा और गुजरात में ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी लेके आया गया है। मेज की बात करें तो ये थोड़ा सेमी एरिड कंडीशंस में हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। तो इसमें आप देखिए कर्नाटका, एमपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर पल्सेस की बात करिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे खाने का सिस्टम में, देखिए वेजिटेरियन फूड के लिए। और ये लेग्यूम्स में आता है। लेग्यूम्स क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में। तो पल्सेस जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी सब हेल्प करता है ग्रो करने में और मेंटेन करने में। तो पल्स बैलेंसिंग भी है, प्लस हमारे लिए तो जरूरी है ही, राइट। तो आप देखिए डेक्कन के ड्राई लैंड से लेके सेंट्रल प्लेट्यू में आप पूरे कंट्री में 11% एरिया आप देखेंगे पल्सेस में है। ग्राम एंड तूर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन में। वीट का मैप देखिए तो राइस के बगल वाला ये डोमिनेंट वीट बेल्ट आपको देखने को मिलता है, रेस्ट इज ऑल राइस बेल्ट, राइट। ग्राम का देखिए यहाँ पे तो ये रेनफेड है, और ज्यादा बारिश नहीं, 1-2 बारिश चाहिए इसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि इसको डिस्प्लेस कर दिया गया है। अब ये बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस किया जाता हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद व्हीट ने ओवरटेक कर लिया, तो कुछ क्रॉप्स को सबसाइड कर दिया गया, ग्राम उसमें से एक है। फिर तूर दाल की बात हम करते हैं, अरहर दाल की, तो इसको रेड ग्राम या पिजन पी भी कहते हैं, कई बार मार्जिनल लैंड्स पे इसको उगा दिया जाता है। तो इसमें आप देखिए प्रोड्यूसर स्टेट्स में महाराष्ट्र अलोन जो है वो 1/3 देता है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राइट, मध्य प्रदेश। पर हेक्टेयर जो है ये क्रॉप का लो है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी। ऑयल सीड्स की बात करें तो ये एडिबल ऑयल्स के लिए है। ड्राईलैंड में, मालवा में देखिए आप, मराठवाड़ा में, गुजरात में, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये जो आपका सेंट्रल एरिया है आपका कंट्री का, उसमें आपको सब देखने को मिलेगा। तो ग्राउंड नट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये मेन है ग्राउंड नट प्रोडक्शन में। तो ग्राउंड नट प्रोडक्शन 18.8% ऑफ टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इंडिया कंट्रोल करता है, और इट्स लार्जली द रेन फेड खरीफ क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड्स। तो आप देखिए कौन से स्टेट्स यहाँ आ रहे हैं, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और इसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी। और रेपसीड एंड मस्टर्ड में आ जाइए तो आप देखिए ये सब ऑयल सीड्स हैं, जैसे राई, सरसों, तोरी, तरमीरा, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और खास करके राजस्थान में आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है राजस्थान, हरियाणा और एमपी इसमें। अदर ऑयल सीड्स में सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में आप देखेंगे इसको, और मध्य प्रदेश में तो बहुत लोग उगाते हैं इसको। अब कॉटन एंड जूट का मैप देखिए इंडिया में, तो आपको दिखेगा थोड़ा सा आपको इधर पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट में, राजस्थान के ऊपर वाला बेल्ट में, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी कनाल आने से इरिगेशन मिला। फर्दर आप देखिए ये ब्लैक सॉइल रीजन जो है आपका डेक्कन में, वहां पे है। और इधर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, तो आपको इधर देखने को मिलेगा। फर्दर आप देखिए सनफ्लावर कल्टीवेशन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र में है। फाइबर क्रॉप्स जो है वो कॉटन एंड जूट, अभी हमने मैप में देखा। तो ये खरीफ सीजन है, और ज्यादा अच्छा एरिया जो था वो पार्टीशन में पाकिस्तान के पास चला गया, राइट। तो इंडिया में हम लोग नॉर्मल इंडियन क्रॉप जो है वो तो ग्रो करते हैं, लेकिन उसके अलावा अमेरिकन कॉटन, जो नर्म कॉटन है, वो भी ग्रो करते हैं। तो इसका दिया गया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, राइट। तो ये चीजें देख सकते हैं। मेजर स्टेट्स आपने मैप पे देखा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, प्लेटू एरिया जितना है आपका। तो ब्लैक सॉइल रीजन, क्योंकि सॉइल्स हमने पीछे पढ़ा था, तो अगर आप देखेंगे क्लास 11th में, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये सब जो है रिलेटेड है कंडीशन से, बारिश से और सॉइल से। जूट में भी देखिए बहुत बड़ा कैश क्रॉप था, बंगाल प्रोविंस का पूरा मेजर पार्ट था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान बनने से हमारे पास ये जो है पार्टीशन का लॉस हुआ ये। तो वेस्ट बंगाल अभी भी देखेंगे 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन जो है कंट्री का, आप देखेंगे ये कर रहा है। बिहार एंड असम जो है वो आप देखेंगे जूट ग्रोइंग एरियाज है मेजर। और अदर क्रॉप्स में अगर आप देखिए तो शुगर केन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन से लेके सदर्न स्टेट्स तक में, राइट। तो ये सारे मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको शुगर केन कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। तो एक तो ये बेल्ट है नदर्न प्लेन्स वाला बेल्ट, और एक आपका फिर फर्दर ये जो ब्लैक सॉइल रीजन वाला, थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा सदर्न पेनिनसुलर टिप में, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश वाला एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं फर्दर कि इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील इन 2018। टी कल्टीवेशन आई एम श्योर आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम 1840 से। तो कुछ एरिया है वेस्ट बंगाल का, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, यहाँ पे लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी पे, तो यहाँ पे चाय का होता है। कार्डमम हिल्स है वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में आप देखेंगे तो बहुत सारा एरिया अंडर टी है। फिर कॉफी प्लांटेशन में आ जाइए, तो अराबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये तीन मेजर वैरायटी है जो हम कल्टीवेट करते हैं। और इंडिया रैंक 8th आफ्टर ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथियोपिया, पेरू। सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं इसमें आप ज्यादातर देखेंगे, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया है बस, राइट। तो इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, 8th रैंक है। वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, केरला, ये तमिलनाडु, ये सब में मेजर आपको कॉफी कल्टीवेशन दिखेंगे। और इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो लार्जली आप देखेंगे ना, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से बढ़ता है, राइट। तो स्विचिंग ओवर टू कैश क्रॉप्स, cash crops to food crops, intensification of cropping over already cultivated land, and increasing cultivated area by bringing cultivable fallow land under plow। ये तीन जो ऐसे फैक्टर हैं जिसने क्या किया, हमारा फूड प्रोडक्शन को बूस्ट किया, राइट। तो हमने कल्चरेबल वेस्टलैंड को भी कन्वर्ट किया एग्रीकल्चर लैंड में, इंटेंसिफाई किया, फूड क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दिया, राइट। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आईएडीपी और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो है आईआईएपी, इसको लॉन्च किया गया। तो ये सारे प्रोग्राम्स हुए और ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उससे ज्यादा जो फायदा हुआ। इसमें जो मैप्स दिए गए हैं, आप इन मैप्स को जरूर प्रैक्टिस करिए, हर एक उसके लिए जो है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए ये मैप दिया गया है। अब हमने मेक्सिको से क्या किया, वीट लेके आए हम, राइस का वैरायटी फिलीपीन से लेके आए, राइट, हाई यील्डिंग वैरायटीज, और यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन का नींव रखा। अब इसमें शुरू के स्टेट्स कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कुछ एरियाज हैं जो सबसे पहले आए ग्रीन रिवोल्यूशन में, राइट। यहाँ के जो फार्मर्स थे, जो थोड़े से वेल ऑफ फार्मर्स थे, उन्होंने रिस्क लेने की सोची, और 1970s तक आते आते आप थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया में फोकस करता है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन रेनफेड एरियाज। तो यहाँ पे फिर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सिल्वर रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, इसकी भी बात आई। कोऑपरेटिव का एस्टैब्लिशमेंट आप देखेंगे तो अमूल का जो मूवमेंट है वो आया।
तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, तो प्रोडक्शन एंड ईल्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लास्ट 50 ईयर्स में। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी और मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हमने जो यूज किया, उसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारा फर्क पड़ा। अब एक फार्मर पोर्टल्स ऑफ इंडिया भी बना दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मर पोर्टल्स है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, राइट। और प्रॉब्लम्स जो है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का, वो हम सब जानते हैं कि मेजर प्रॉब्लम जो है वो है इरेटिक मॉनसून, और दूसरा उसके साथ साथ हमारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, राइट। तो 33% एरिया तो हमारा मानसून फेड ही है। फ्लैश फ्लड्स आ गया तो वहाँ प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी हमारा बहुत अच्छा नहीं है, ये सारा चीज़ यहाँ दिया गया है। और लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ब्रिटिश टाइम पे और उससे पहले महलवारी, रेतवारी, जमींदारी सेटलमेंट्स जो हुए, वहां से लेके अभी भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ठीक से हुआ नहीं है। यानी लैंडलेस लोग बहुत हैं, फ्रेगमेंटेशन बहुत है, छोटे छोटे जमीन है, उस पर मशीनरी भी नहीं लगाई जा सकती, राइट। तो कंसोलिडेशन की जरूरत है, कमर्शलाइजेशन नहीं है, बहुत लोग कैश क्रॉप्स भी नहीं उगा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो मनी मिंटिंग वाला पार्ट है, तो उसमें मनी इन्वॉल्व है, तो फिर जिनके पास पैसा है वही लोग हैं। तो वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, एग्रेरियन इकोनॉमी आपका देखिए उसमें कितना सारा प्रॉब्लम है। तो इसमें एक और जो रीसेंट प्रॉब्लम है वो है लैंड डिग्रेडेशन का। अब लैंड अगर डिग्रेड कर जाएगा तो एक तो पहले से प्रॉब्लम, अब फिर कम लैंड बचेगा एग्रीकल्चर कैटेगरी में, और उस पर फॉर और इंटेंसिफिकेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये जो है ये सारे के सारे मेजर चैलेंजेस हैं फ्यूचर के लिए, राइट। तो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत सारा इशू एक साथ कवर करता है, थोड़ा लंबा है, लेकिन ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया, राइट। क्योंकि एग्रीकल्चर और लैंड रिसोर्सेज हमारा बेस है कंट्री का, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है सेक्टर में, लैंडलेस लोग हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। लेकिन ये इश्यूज की जगह हम इसको चैलेंज लेके चलते हैं ताकि हम इसको बेटर कर पाएं, राइट। दैट्स हाउ वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन इन फ्यूचर। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।